गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में फ्रंटियर और बाउंड्रीज जो टॉपिक है इसके बारे में बात कर रहे थे और हमने सीमांतों के बारे में बात कर ली थी। हम सीमाओं के बारे में बात कर रहे थे। सीमाओं का जो वर्गीकरण है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि कितने प्रकार की सीमाएं होती हैं। तो रचना संबंधी जो वर्गीकरण है उसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम शुरू करते हैं प्रजातीय भौगोलिक सीमाओं के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो जातीय तत्व हैं जैसे कि भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर भी जो सीमाएं खींची जाती हैं वो मानवीय पहचान वाली सीमाएं होती हैं जो कि सांस्कृतिक वातावरण को एक दूसरे से अलग करती हैं, विभक्त करती हैं। ठीक है। ऐसे ही धर्म के आधार पे अगर हम सीमाएं देखें तो भारत पाकिस्तान की सीमा, अरब इजराइल की सीमा जो है वो धर्म के आधार पर है भी है। ऐसे कांगो के 20 प्रांतों की सीमा जो है वो आदिवासी जातियों की पृथकता के आधार पर बनाई गई है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रजातीय सीमाएं होती हैं ये प्राकृतिक भू आकार से भी क्षमता रखती हैं। जैसे कि स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत श्रेणियां जो है वो मतलब प्राकृतिक सीमा के रूप में है और स्पेन और फ्रांस की जो सीमा है ये प्रजातीय सीमा भी है। तो कई बार क्या होता है जो प्रजातीय सीमाएं होती हैं ये जो हमारे प्राकृतिक सीमाएं होती हैं उनसे भी समरूपता रखती है। नेक्स्ट आती है ज्यामितीय सीमाएं। ठीक है। विश्व में अनेक सीमाएं जो है उनका आधार जो है वो रेखाएं होती है मात्र। और ज्यामितीय सीमाएं जो है इनके 4 स्वरूप मिलते हैं जो कि देशांतर के सहारे उत्तर दक्षिण में विस्तृत सीमा, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। ठीक है। तो उनके सहारे अगर दो देशों के बीच में सीमा बन रही है तो वो देशांतर के सहारे उत्तर दक्षिण में विस्तृत सीमा होगी। फिर अक्षांश जो है वो पूर्व पश्चिम की ओर खींची हुई होती है, तो अक्षांश के सहारे पूर्व पश्चिम में विस्तृत सीमाएं। फिर नेक्स्ट होती है तीसरे प्रकार की ज्यामितीय सीमाएं जो कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को मिलाने का काम करती हैं। ठीक है। और चौथी होती है नदी या समुद्र तट के समान दूरी पर अंकित जो सीमाएं होती है वो भी ज्यामितीय सीमाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो अलास्का और कनाडा की जो सीमा है वो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के सहारे है। ठीक है। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के सहारे है। ठीक है। गाम्बिया की सीमा जो है वो गैम्बिया नदी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सारी जो सीमाएं हैं ये ज्यामितीय सीमाओं के उदाहरण हैं। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा जो ज्यामितीय सीमाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, क्योंकि इन सीमाओं का निर्धारण जो है वो शीघ्रता से किया जा सकता है और क्षेत्रीय ज्ञान की कमी होने पर भी मतलब इनको ज्यामितीय सीमाएं को निर्धारित किया जा सकता है। और अफ्रीका में जब यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए तो उन्होंने यहाँ पर अधिकांश सीमाओं का निर्धारण जो है वो ज्यामितीय आधार पर किया। ठीक है। नेक्स्ट आती है आनुवांशिक वर्गीकरण। ये सारी बात हो गई रचना संबंधी वर्गीकरण की। अब आनुवांशिक वर्गीकरण जो है सीमाओं का, इसमें क्या होता है सीमाओं का विभाजन जो है वो उनकी उत्पत्ति के समय जो सांस्कृतिक वातावरण रहा होता है उसके आधार पर किया जाता है। अमेरिकन भूगोलवेता जो हडसन हुए हैं उन्होंने अपने प्रपत्र सजेशंस ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और इस पत्र का आधार जो है वो ये है कि सीमाएं जो है वो सांस्कृतिक वातावरण के विकास के पहले, मध्यांतर में अथवा बाद में स्थापित की गई है। अर्थात जो सीमा विशेष है वो और उसके आसपास के सांस्कृतिक भूदृश्य के बीच में पाए जाने वाला कार्यात्मक संबंध, ये इनके इस प्रपत्र का आधार था। और नदी प्रणाली के विकास के आधार पर भी इसमें सीमाएं जो है वो निर्धारित की जाती हैं। तो आनुवांशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम कौन कौन सी सीमाओं को शामिल करते हैं? इसमें सबसे पहले आती है पूर्ववर्ती सीमाएं, एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। ठीक है। ये वो सीमाएं होती हैं जिनका विकास सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले हुआ होता है और वह पूर्ववर्ती सीमा कहलाती है।
जैसे कि मरुस्थल में सीमा अंकित के समय केवल चरवाहे जो थे वो घूमते थे, किंतु बाद में क्या हुआ, पेट्रोलियम की खोज और सिंचाई के विकास से सांस्कृतिक वातावरण का भी उस क्षेत्र में विकास हो गया। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और कनाडा की सीमा निर्धारण के समय जिलों के पश्चिम में कुछ शिकारी इंडियंस जो थे, वो रेड इंडियन घूमते थे, जबकि अब सभी भागों में वहां पर जनसंख्या का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। दूसरी सीमा है आनुवंशिक सीमा, परवर्ती सीमाएं, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। ये जो सीमाएं होती हैं ये सांस्कृतिक वातावरण के विकास के पश्चात अस्तित्व में आती है, ठीक है, और ये अनेक बार भाषा, धर्म, अन्य प्रजाति आधार पर विकसित होती है। जैसे कि यूरोप में परवर्ती सीमाएं भाषा पृथकता के कारण है। दूसरा उदाहरण भारत और पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। परवर्ती सीमा जो है ये कई बार सांस्कृतिक गतिरोध भी उत्पन्न करती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड की सीमा जो है वो जर्मनी और भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको जर्मनी से, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को फ्रांस से ही अलग करती है, ठीक है। वर्तमान सीमा निर्धारण जो है आज के समय में वो राजनीतिक है, जिस कारण सांस्कृतिक अवरोध जो है वो उत्पन्न होते ही हैं अधिकांशतः। नेक्स्ट आनुवंशिक सीमा है अध्यारोपित सीमा, यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज। इनका निर्माण जो है वो परवर्ती सीमाओं के समान सांस्कृतिक वातावरण के पश्चात हुआ है, किंतु सांस्कृतिक वातावरण से ये जो सीमाएं हैं ये समता समरूपता नहीं रखती हैं, अपितु उस पर ये अध्यारोपित होती हैं, आरोपित होती हैं, जो कि एक ही जाति, धर्म, भाषा के लोगों को अलग करती है, विभक्त करती है, ठीक है। उपनिवेशिक शक्तियों ने पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में इन सीमा का विकास विशेषकर घाना, टांगा, नाइजीरिया, अंगोला, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में किया, और इनमें क्या होता है कि युद्ध विराम रेखा भी शामिल होती है, जैसे कि उत्तरी और दक्षिण कोरिया की सीमा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की जो सीमा है वो। नेक्स्ट आती है आनुवंशिक सीमा में अवशेष सीमा, रेलिक बाउंड्रीज। ये जो सीमाएं हैं जिस सीमा की समाप्ति हो चुकी है, किंतु वहां का जो सांस्कृतिक वातावरण में है उसमें ये सीमाएं आज भी विद्यमान है, जैसे कि रूस और जर्मनी की सीमा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है यहाँ पर ये इधर बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ये जर्मनी की जो सीमा है वो, ठीक है। तो ये जो है ये सीमाएं आनुवंशिक सीमाओं की उदाहरण है। इसके अलावा क्या है कि कुछ भूगोलवेताओं ने, जैसे अगर हम विगर्ट और उसके सहयोगियों द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसकी बात करें तो उन्होंने स्थायी सीमाएं, तथहीन मान्यता सीमाएं और कल्पित सीमाएं इस प्रकार से कुछ भागों में बांटा है। तो स्थायी सीमाएं जो उन्होंने बताई है वो अंतरराष्ट्रीय वो सीमाएं होती है जो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अधिकांशतः सीमाएं जो है वो इसी प्रकार की है। दूसरी सीमा इन्होंने बताई कि वो सीमाएं जो कुछ देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के द्वारा ही उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। तीसरी इन्होंने बताई है तथहीन मान्यता सीमाएं, जो किसी देश मतलब किसी एक देश द्वारा मान्य नहीं होती है, जैसे कि भारत, चीन की सीमा, पेरू, इक्वेडर की सीमा। अंतिम इन्होंने बताया है विगर्ट और साथियों ने जो सीमा वो है कल्पित सीमाएं। ये वे सीमाएं हैं जो केवल मानचित्र पर है, क्षेत्र में नहीं है, जैसे कि जर्मनी और पोलैंड की सीमा। आज के लिए इतना ही। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।